कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सभी अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। इस टॉपिक में हम ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और वो कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कितने तरीके का होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक तरीके का स्टैटिक डिवाइस है जो कि आपका बेसिकली यूज़ जो किया जाता है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है विदाउट चेंजिंग ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए जब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसमिशन किया जाता है एनर्जी का, तो उसको हम ट्रांसफॉर्मर के थ्रू करते हैं। ट्रांसफॉर्मर को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने ट्रांसफॉर्मर किया तो ट्रांस प्लस फॉर्मर, यानी कि फॉर्म को चेंज करने वाला, ट्रांस का मतलब ट्रांसमिट करने वाला। तो एक ऐसा डिवाइस जो कि एनर्जी को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। इसी का है ये एक डायग्राम है। सबसे पहले हमारा एक जनरेशन होती है, पावर जनरेट हुई, उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से इस वाले से उस एनर्जी को, उस पावर को बढ़ाया जाता है। देन ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करते हुए वो पावर ट्रांसमिट की जाती है। उसके बाद क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन से जो पावर हमें मिली है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है, तो उसको फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में यानी कि कम किया जाता है, तो उसके लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं। और उसके बाद एनर्जी डाउन होने के बाद वो जहाँ भी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है वहाँ पर वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आगे चलते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि हमें ज़रूरत क्यों है कि हम ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करें। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें एडजस्टमेंट, यानी कि एनर्जी को जहाँ जितना ज़रूरी होता है उस एनर्जी लेवल तक लाने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत पड़ी। एनर्जी को हम वोल्टेज से ले रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक, किसी एक स्पेसिफिक वोल्टेज तक लाने के लिए ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद अब क्योंकि ये ट्रांसमिशन का दूसरा इसका यूज़ है कि ट्रांसमिशन का एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स है जिसके बिना ट्रांसमिशन बहुत कॉस्टली होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट वन है कि आपका कई जगह ऐसा होता है कि हमें पावर को बढ़ाना पड़ता है तो स्टेप अप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं, और कई जगह पावर को कम करना होता है तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो आता है कि हमें जो ट्रांसफॉर्मर का जो हम यूज़ करते हैं उसका जो बेसिकली पर्पस क्या है कि हम एनर्जी को ट्रांसमिट कर दें विद मिनिमम कॉस्ट, यानी कि हमारा जो कम से कम कॉस्ट हो, कम से कम चीज़ें हम यूज़ करें और हम ट्रांसफॉर्मर के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को ईजिली ट्रांसमिट कर सकें, इसलिए हम ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आ जाता है वर्किंग प्रिंसिपल कि ट्रांसफॉर्मर किस पर वर्क करता है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिस पे कि ट्रांसफॉर्मर काम करता है। तो बेसिकली इसको हम जो वर्क करने का जो इसका काम होता है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो एक म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है वो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, फिर भी हम एक मोटा देख लेते हैं कि ये दो कॉइल हैं, एक ये और एक ये। अब होता क्या है कि हम किसी एक कॉइल को, यानी कि इस वाले को सपोज हम सप्लाई दे देते हैं, सप्लाई देने से इसमें एक फील्ड जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद जो दूसरी वाली जो इसके नियर अबाउट जो वाइंडिंग या कोर रखी हुई है उसमें किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं है। किसी भी तरीके की सप्लाई ना होने के बावजूद भी जब ये फील्ड इस वाली वाइंडिंग से या कंडक्टर के थ्रू कटता है तो इस वाली उसमें भी वाइंडिंग में भी, इस वाली वाइंडिंग में भी एक तरीके से करंट जनरेट हो जाती है। इस वाली वाइंडिंग में भी एक सप्लाई जनरेट हो जाती है, यानी कि विदाउट इंटरकनेक्शन बिटवीन टू वाइंडिंग वी कैन जनरेट या वी कैन गेट सप्लाई फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग। नेक्स्ट चलते हैं, इसी को ही म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अब इसका वर्किंग की मतलब पहले तो हमने इसका प्रिंसिपल समझ लिया कि भाई दो कॉइल पास पास में रखी हुई है, किसी एक को हमने सप्लाई दी और दूसरे में विदाउट एनी इंटरकनेक्शन हमने वो सप्लाई गेट कर ली, हमें वो सप्लाई मिल गई दूसरे से। तो जो यानी कि एक को देख के दूसरे में सप्लाई जनरेट होना, तो एक तरीके से म्यूचुअली इंडक्शन क्रिएट हो रही है सप्लाई, ठीक है।
तो ये इसका हो गया पर्पस। अब क्या है कि इसमें हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। पहली जो चीज़ होती है जिसको हम सप्लाई देते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जिससे हम सप्लाई लेते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, और इसको जहाँ पे हमने सप्लाई दी उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जहाँ से हमने सप्लाई ली उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग। उसके बाद ये जो वाइंडिंग है, जो वायर्स हैं, ये एक आयरन के उस पर लपेटे जाते हैं, प्लेट्स सी होती हैं जिनको हम बोलते हैं कोर। तो अगर मैं इसी वाले डायग्राम की बात करूँ, ये चीज़ हो गई आपकी कोर, उसके बाद ये वाली चीज़ हो गई आपकी वाइंडिंग, और इधर वाली आपकी हो गई ये भी वाइंडिंग। अब जिसमें ये प्राइमरी हो गई और ये सेकेंडरी हो गई। अब प्राइमरी वाइंडिंग की साइड में हमने दे दी सप्लाई, यहाँ से दे दी इनपुट देने के बाद इस कोर पे दोनों ही वाइंडिंग लगा दी, यहाँ से हमने सप्लाई दे दी। इस सप्लाई के देने से इसमें एक फ्लक्स जनरेट हो गया, एक मैग्नेटिक लाइन जनरेट हो गई। जैसे जैसे हम इस सप्लाई को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो फ्लक्स है ये भी बढ़ता चला जाएगा। अब बढ़ते बढ़ते ये वाली इस वाले वाइंडिंग से इस वाले कंडक्टर से कटेगा, जितना ज़्यादा कटेगा उतनी ही ज़्यादा इसमें सप्लाई ही जनरेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है इसमें एक ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए ज़रूरी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं दैट मीन्स क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो दैट मीन्स करंट, तो करंट जनरेट हो रही है तो दैट मीन्स जो भी लोड होगा यानी कि ये बल्ब जो है ग्लो करेगा डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई। आगे चलते हैं इसी में ही। अब ये सारी चीज़ें, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको हम बोलते हैं फैराडे लॉ, और इसमें जो भी आपकी जो फ्लक्स होता है वो उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक लाइंस। अब ये मैग्नेटिक लाइंस जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा वो उतना ज़्यादा फ्लक्स ही उस वाले कंडक्टर के थ्रू काटा जाएगा। अब जितना ज़्यादा काटा जाएगा उतनी ही ज़्यादा सप्लाई जनरेट होती चली जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हमने बोला, जो हम वोल्टेज जिसको हम ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं, एन का मतलब है नंबर ऑफ टन्स, और d∅/dt का मतलब है कि जो फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो हर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, वो उसके परिवर्तन की दर है। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें जो बताई हैं वही है। अब बेसिक क्या है कि हम ये कैसे कंसीडर करेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर कौन सा है, यानी कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग विल बी मोर देन प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो प्राइमरी वाइंडिंग से ज़्यादा होंगे। स्टेप डाउन में उल्टा होगा जस्ट, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो प्राइमरी से कम होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी से ज़्यादा होंगे। ठीक है, एक होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, यानी कि जब नंबर ऑफ टर्न्स दोनों तरफ इक्वल हो तो उसको हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। टर्न्स रेशो क्या होता है, टर्न्स रेशो एक तरीके से आपका डिफाइन करता है रेशो को, जिसमें हमारे तीन तरीके के रेशो होते हैं, एक वोल्टेज रेशो, एक टर्न्स रेशो, एक होता है करंट रेशो। तो जो टर्न्स रेशो होता है उसी से ही हमारी वोल्टेज डिफाइन करती है कि हमारे प्राइमरी में कितनी सप्लाई देने पर सेकेंडरी में कितनी सप्लाई जनरेट होगी। हमेशा जो टर्न्स रेशो होता है वो वोल्टेज रेशो के इक्वल होता है, और ये रेशो जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर होगा या जो भी इंड्यूस वोल्टेज के बराबर होगा। यानी कि अगर टर्न्स रेशो पूछा जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, या नंबर वोल्टेज इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग और वोल्टेज प्रोड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ये होगा आपका टर्न्स रेशो। ठीक है ना। अगर इसी पे ही अगर हम एक एग्जांपल दें, एग्जांपल दे रखा है जैसे कि मान लिया किसी एक में जो है प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है 1500 और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स है 500, तो इसका टर्न्स रेशो कितना होगा, तो वही 1500 डिवाइडेड बाई 500, तो जो भी उसका आएगा तो 3/1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी से ही एक हमारा वोल्टेज का है कि हम कैसे मानेंगे कि कितनी इंड्यूस वोल्टेज हुई और हमें कितनी मिली। उसके लिए वैसे तो फॉर्मूला ये वाला है ERMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर,
यानी कि हमारे जो घरों में जो सप्लाई आती है वो RMS वैल्यू आती है। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, और ये इक्वल होती है इक्वल टू 4.44। ये F है, F यानी कि फ्रिक्वेंसी, फिर है N यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, और 5x का मतलब होता है आपका इंड्यूस एक तरीके से फ्लक्स। तो 5x M का मतलब है मैक्सिमम फ्लक्स कितना है, यानी कि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो कितनी ज़्यादा जनरेट हुई, उनका ग्रुप कितना सबसे ज़्यादा किस टाइम पे रहा, ठीक है ना, उसी से ही रिलेटेड है ये। तो अगर किसी उसमें नंबर ऑफ मतलब EMF यानी कि कितनी वोल्टेज जनरेट हुई, तो उसके लिए हमारे पास जो आएगा इसका फॉर्मूला ये है N इंटू d∅/dt। d∅ का मतलब ये है कि फ्लक्स परिवर्तन की दर, यानी कि हर सेकंड में, क्योंकि जैसे जैसे हम करंट को वेरी करेंगे वैसे वैसे फ्लक्स भी चेंज होगा। तो ऐसा भी होगा किसी समय पे फ्लक्स ज़्यादा होगा, किसी समय पे कम होगा। तो जिस समय पे मैक्सिमम फ्लक्स होगा उस समय को हम कंसीडर, या उस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे और उसके बाद हम उसको लेके चलेंगे। आगे चलते हैं। इसी में ही अब एक एग्जांपल है। जैसे पहला है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर है उसमें 480 टन है प्राइमरी में, सेकेंडरी में 90 टन है, तो और उसमें जो फ्लक्स डेंसिटी है यानी कि जो फ्लक्स निकला वो मैक्सिमम 1.1 निकला। टी का मतलब है टेस्ला, यानी कि वो उसकी यूनिट है। और जो वोल्टेज दी जा रही है वो है 2200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहला, मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स का वही है आपका बताया कि रूट मीन स्क्वायर से निकाला जाता है, तो इसका ये वाला फॉर्मूला है, उससे जब हम निकालेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स ये निकलेगा। उसके बाद उसका एरिया यानी कि कोर जो हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि हम वाइंडिंग लपेटते हैं वो कितना, उसकी थिकनेस कितनी है उसके बारे में है। तो उसी से ही हमने एरिया से ये निकाल लिया, आपका एरिया निकला ये। उसके बाद हमसे ये पूछा जा रहा है कि वोल्टेज कितनी होगी। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो वही है कि 4.44 करके वो जो पीछे वाला ये वाला जो है आपका फॉर्मूला ये वाला, इससे हमने वोल्टेज निकाल ली, इसी में सारी वैल्यू पुट कर दी। जैसे 4.44 इंटू F इंटू फिर ये नंबर ऑफ टर्न्स NS इंटू फिर आपका प्राइमरी में कितनी वोल्टेज हुई, ये सारा हमने ये करके निकाल लिया। पहला तरीका तो ये 5x5 dt करके ये वाला एज इट इज़ हमने फॉर्मूला ले लिया N इंटू 5x वाला, इससे हमने निकाला 412 वोल्ट। और हमारे पास दूसरा तरीका है टर्न्स रेशो वाला। टर्न्स रेशो वाला क्या कि हमें टर्न्स रेशो मतलब यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स वाला रेशो दे रखा है, वोल्टेज का दे रखा है, तो हम सेकेंडरी वोल्टेज निकाल सकते हैं। कैसे, ये वाला टर्न्स रेशो क्या होता है Vp/Vs Np/Ns, वैल्यू पुट कर दी हमने तो हमारा 412। आप देख लीजिए दोनों तरफ 412 ही है, यहाँ पे भी 412 है और इधर भी 412 वोल्ट आया है। ये दूसरा तरीका है वोल्टेज निकालने का, यानी कि अगर हमें टर्न्स रेशो दे रखा है प्राइमरी या सेकेंडरी में से कोई एक वोल्टेज दे रखी है तो हम सेकेंडरी वन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो हम इसकी जो पावर जो यूज़ करते हैं उसकी यूनिट, ट्रांसफार्मर की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट एम्पियर, यानी कि उसने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने वोल्ट एम्पियर, कितनी वोल्टेज और कितनी करंट की खपत की, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड अगर वो किलो में है तो किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगी, अगर वो मेगा में है तो मेगा वोल्ट एम्पियर हो जाएगी, अगर वो मिलियन में है तो मिलियन वोल्ट एम्पियर हो जाएगी। तो सिंपली वो केवल इसकी यूनिट है। उसके बाद ट्रांसफार्मर किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, यानी कि उसके कंस्ट्रक्शन क्या क्या है। 4-5 उसमें चीज़ मेन होती है। सबसे पहले चीज़ होती है उसमें कोर, यानी कि एक ऐसी प्लेट्स या पत्तियाँ यूज़ होती है जिनके ऊपर हम वाइंडिंग को लपेटते हैं, जिनके ऊपर हम वायरिंग को करते हैं। वाइंडिंग को हम कॉइल भी बोलते हैं, वाइंडिंग भी बोलते हैं। दूसरा है वाइंडिंग यानी कि वो तार हो गए एल्युमिनियम के। तीसरी चीज़ हो गई टैंक। टैंक हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जिससे कि उसको एक कूलिंग मिल सके। कूलिंग करने के लिए हम उसमें ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो ऑयल जिसमें भी भरा होगा उसके लिए कंटेनर यूज़ होगा, उस कंटेनर को हम बोलते हैं टैंक। उसके बाद आइसोलेशन, यानी कि कोर और जो वाइंडिंग है उनमें आपस में इंटरकनेक्शन ना बने, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट ना हो, तो सेफ्टी पर्पस के लिए हम आइसोलेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद ब्रीदर का यूज़ क्या है। ब्रीदर का मतलब क्या, एक तरीके से सांस लेने वाला। तो होता क्या है कि कई बार जब हम ऑयल डालते हैं या वाइंडिंग करते हैं तो उससे उनका एक्सपेंशन हो जाता है, एक्सपेंशन और रिलीज़ और वो करते हैं ना, तो उस तरीके से उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ब्रीदर का यूज़ किया जाता है।
उसके बाद कितने तरीके के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, अगर हम कंस्ट्रक्शन के बेस पे देखें तो 3 तरीके के, कोर, शेल और स्पाइरल। अगर हम वाइंडिंग के बेस पे देखें, स्टेप अप, स्टेप डाउन, आइसोलेशन। अगर हम कूलेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो ऑयल फील्ड वाटर कूलिंग और एयर ब्लास्ट, इनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बेस पे है, अगर हमारा कोर बेस का है तो ये कोर है और इसमें 2 तरीके की अलग अलग तरीके की वाइंडिंग लग गई, ये होता है कोर बेस। अगर हमसे ये कहे कि भाई आप जो शेल टाइप का बताओ, तो ये शेल टाइप के हैं जिसमें बीच में हम यूज़ करते हैं, कोर वाले में दोनों साइड में, इसमें हम बीच में, ये वाला पार्ट जो है। उसके बाद स्पाइरल, तो ये आपका एक सर्किल बेस का होगा और उसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी रहेगी। ये सारे ही यूज़ होते हैं डिफरेंट जगह पर। उसके बाद कूलेंट के हिसाब से देखें तो 3 तरीके के, ऑयल फील्ड सेल्फ कूलिंग हो गया, वाटर कूल्ड हो गया और एयर ब्लास्ट हो गया। तीनों ही यूज़ किए जाते हैं आपके कूलिंग के लिए, ठीक है ना। तो जो हम ऑयल फील्ड वाला यूज़ करते हैं वो मीडियम साइज़ के लिए, यानी कि जब हमें मीडियम लोड की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम ऑयल फील्ड की ज़रूरत करते हैं। जब हमें लार्ज ट्रांसमिशन किया कहीं पे बड़ी पावर जनरेशन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करना होता है तो हम ऑयल फील्ड वाटर कूल्ड करते हैं, जैसे कि आपका जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं घरों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये छोटे वाले जो है जो हमारे मोटर वगैरह में या कंपोनेंट्स में या इंस्ट्रूमेंट्स में लगे होते हैं। एयर ब्लास्ट जो होता है ये आपका जब यूज़ किया जाता है जब 2500 से, यानी कि एक स्टैंडर्ड दे दिया, उससे कम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो हम एयर ब्लास्ट यूज़ कर रहे हैं, ये घरों में यूज़ होते हैं। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर भी एक तरीके का ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल दूसरे ट्रांसफार्मर होते हैं उन सभी में होते हैं 2 वाइंडिंग, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक सिंगल ही कोर होगी और उस सिंगल ही कोर पे दोनों ही वाइंडिंग लपेटी रहेंगी, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। यानी कि जब दोनों ही वाइंडिंग सेम एक कोर पे ही होती है और वो वर्क करती हैं तो उसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं, एडजस्टेबल होता है, ठीक है ना। इसका बेनिफिट क्यों यूज़ करते हैं? बेनिफिट सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी, बेटर रेगुलेशन मिलेगा, लॉस कम होंगे। डिसएडवांटेज क्या है कि आइसोलेशन नहीं होगा दोनों के बीच में, यानी कि शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दूसरी चीज़, प्राइमरी सेकेंडरी से इंसुलेटेड नहीं है तो फिर से वही शॉर्ट वाली प्रॉब्लम। तीसरी चीज़ क्या है कि कभी भी लिमिटेड प्लेस पे ही हम यूज़ कर सकते हैं, हर जगह नहीं यूज़ कर सकते। एप्लीकेशन क्या क्या है, हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? पहला तो हम मोटर में यूज़ करते हैं, दूसरा हमें कहीं पर केबल डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज देनी है तो वहाँ पे ड्रॉपिंग के लिए, यानी कि हम कितनी वोल्टेज स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, अगर हमें कहीं पे फैन की स्पीड को कम ज़्यादा करनी होती है, रेगुलेट करनी होती है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमसे ये पूछा जाए कि कोई भी ट्रांसफार्मर है वो सही है या गलत है, वो सही से काम कर रहा है या फॉल्टी हो गया है तो हमें उसको रिप्लेस करना चाहिए, तो उसके लिए हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग में क्या करते हैं, मीटर लिया, मल्टीमीटर, उसकी जो मीटर का जो पॉइंट होगा ये वाला स्विच रोटरी वाला, उसको हम सेट करेंगे ओम वाले सिंबल पे, जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस चेक करना होता है। बेसिकली जो टेस्टिंग हम ज़्यादातर करते हैं कंपोनेंट्स की वो रेजिस्टेंस के बेस पे ही करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस टेस्टिंग से ही हमें पता चल जाता है कि सर्किट ओपन है या क्लोज है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि हमने अपने रोटरी स्विच को ओम वाले सिंबल पे सेट कर लिया। जो 2 लीड है एक उसमें कॉमन पे सेट कर ली ब्लैक वाली, और जो रेड वाली है वो हमने ओम वाले सिंबल पे सेट कर ली। ये होगी हमारी सेट। अब लीड का जो दूसरा सिरा है वो हमने ट्रांसफार्मर पे लिया, एक इधर लगा दिया, एक दूसरी वाइंडिंग पे लगा दिया। अगर ट्रांसफार्मर डिस्प्ले पे 1 शो कर रहा है, ठीक है ना, ये एक तरफ की वाइंडिंग चेक करने पे सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। फिर हमने वाइंडिंग चेंज कर दी, फिर यानी कि सपोज हमने ये नहीं पता हमें कौन सी प्राइमरी कौन सी सेकेंडरी है, हमने पहले दोनों प्राइमरी वाली यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर कॉर्नर ले लिया ट्रांसफार्मर का और हमने चेक कर लिया। जैसे मान लिया ये मेरी मीटर की 2 लीड है, ये मेरा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, तो पहले मैंने लीड यहाँ लगा दी दोनों साइड पे, चेक किया, डिस्प्ले ने दिखाया 1। अब मेरी दूसरी वाइंडिंग ये है, अब मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे लीड सेट कर दी, यहाँ पे मैंने चेक किया, डिस्प्ले दिखाया 1, दोनों तरफ ही डिस्प्ले दिखा रहा है 1 का मतलब है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या, रेजिस्टेंस इक्वल टू इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस इक्वल टू इनफाइनाइट है तो करंट इक्वल टू 0। अगर करंट 0 है इसका मतलब क्या है,
आपका सर्किट ओपन है क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो सर्किट ओपन होने का क्या मतलब है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस दोनों साइड होने के बाद सर्किट में कहीं ना कहीं फॉल्टी है, क्योंकि दोनों साइड रेजिस्टेंस में 1 नहीं आना चाहिए। सेम यही प्रोसीजर अगर हम यूज़ करें और दोनों तरफ 0 आए, रेजिस्टेंस 0 है, करंट क्या हो गई इनफाइनाइट, करंट इनफाइनाइट हो गई, दैट मीन्स क्या है शॉर्ट सर्किट, यानी कि आपका रेजिस्टेंस की वाइंडिंग कहीं से शॉर्ट है। तो कई बार जैसे हम पंखे पे करते हैं ना, वाइंडिंग शॉर्ट हो गई, इसकी वाइंडिंग पंखा बंद देगा, तो वो सारी चीज़ें यही होती हैं कि वहाँ पे करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट होने का मतलब क्या है कि वो वहाँ पर एक्सेस मात्रा में इतनी ज़्यादा करंट है कि वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। अब तीसरा ये होता है कि अगर टेस्टिंग में एक जगह 1 और दूसरी जगह कोई भी कुछ भी नंबरिंग या डिजिट आती है, दैट मीन्स कि वो ट्रांसफॉर्मर इज ओके। तो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन दोनों तरफ 1 आए तो ट्रांसफॉर्मर गलत है, दोनों तरफ 1 आता है तो ट्रांसफॉर्मर गलत है, दोनों तरफ 0 आए तो ट्रांसफॉर्मर रिप्लेस की जरूरत है, अगर एक साइड 1 और एक साइड कुछ भी डिजिट आती है तो ट्रांसफॉर्मर इज ओके। ये होती है टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट एप्लीकेशन, यानी कि हम ट्रांसफॉर्मर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो पहला लंबी डिस्टेंस पे जहाँ पे हमें एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। दूसरा टेलीविज़न में करते हैं, रेडियो रिसीविंग में करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर करते हैं, और ऑलमोस्ट हर जगह डेली लाइफ में ये यूज़ किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर में इतना ही था। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मैसेज मी इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।